मित्रों नमस्कार। कल उत्तराखंड में धौलीगंगा में एक ग्लेशियर फटने की समाचार आया। कई सारे लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 50 या 100 व्यक्ति अभी उनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। शायद वो के टनल में फंस गए हैं। धौलीगंगा के ऊपर में एक पावर प्रोजेक्ट जो एक प्राइवेट पार्टी द्वारा निर्मित था वो पूरा का पूरा बह गया है और उस क्षेत्र में सब तरफ तबाही तबाही है। शायद आपको याद होगा कि 2013 में भी केदारनाथ में ऐसी एक बाढ़ आई थी जिसमें भी हज़ारों लोग की मृत्यु हुई थी और कुछ लोग बेघर हो गए थे। ये कोई घटना ऐसी नहीं है कि जिनका हमें पूर्वानुमान नहीं हो सकता था, बशर्ते हम हिमालयन जियोलॉजी के बारे में या प्रकृति के बारे में कुछ तथ्य समझते। उन्हीं तथ्यों को आज मैं आपके सामने रखूँगा या रखने की कोशिश करूँगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई ज्ञान बघारने आ गया हूँ। ज्ञान मैं नहीं बघारूँगा, लेकिन आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग करने के उपरांत जो मैंने कुछ सीखा वही मैं आपके सामने अपनी बातें प्रस्तुत करूँगा, रखूँगा। शायद आपको पता लग जाए कि इस तरह की घटनाएं जो हिमालय में इक्का दुक्का हो रही थी, अब ये एक क्रम बनेगा और प्रकृति का खेल या हिमालय का क्रोध अब आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। चलिए बात शुरू करते हैं 1980 के प्रारंभ की या 1970 के उत्तरार्ध की, जबकि शायद आपको याद हो कि सुंदरलाल बहुगुणा का एक चिपको आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी में। वो भी उत्तराखंड में ही है, गढ़वाल में। और टिहरी में वो उत्तराखंड, उनका बेसिकली जो उद्देश्य था वो था वृक्षों का काटने से रोकना। लेकिन धीरे धीरे ये चिपको आंदोलन बन गया कि टिहरी बांध के विरोध में ये बदल गया। तो में बहुत सारे लोग जुड़े जो टिहरी लोग का विरोध कर रहे थे। टिहरी डैम का विरोध करने में या तो एक वो वहाँ के उत्तराखंड के वासी थे या जो हिमालयन जियोलॉजी को समझते हैं, हिमालय का मूड समझते हैं, वो थे। उन्होंने कई बार कोशिश की और कई बार सरकार को चेताया कि हिमालयन इकोलॉजी या हिमालयन जियोलॉजी के साथ में ये छेड़खानी ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल सरकार के कुछ आश्वासनों के बाद वो टिहरी डैम बनकर तैयार हुआ। उसमें से 2-3 आश्वासन मैं आपके सामने रखूँगा। पहला तो ये कि गंगा की विरल धारा बहे, इसीलिए डैम के अप स्ट्रीम से डैम के डाउन स्ट्रीम में एक पाइप छोड़ा गया जिससे कि वो बिना रुके अविरल धारा आपको बहती रहे। और हिंदुओं को शायद ये पता लगे कि ये जो है बिल्कुल गंगोत्री से गंगा जल आपको मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, उन एनवायरमेंटलिस्ट या पर्यावरणविदों को ये समझाया गया कि हम ये डैम जो है इतना सुरक्षित बना रहे हैं कि इसके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जो फरमाया वो ये कहा कि साहब हम 500 साल में एक बार की इसकी जो अर्थक्वेक है उसकी फ्रीक्वेंसी पर ये डैम डिज़ाइन किया गया है, और 500 की एक साल में जो अर्थक्वेक आता है उसके लिए डैम डिज़ाइन किया गया है।
कॉस्ट चाहे बहुत बढ़ी, उसकी जो लागत है वो लागत दुगनी तिगनी चार गुनी हो गई, और उसके जो लाभ हैं वो लाभ धीरे धीरे कम होते गए। अब टिहरी डैम तो बनकर तैयार हो गया, बिजली का प्रोडक्शन भी इसमें हो रहा है। अब उसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स क्या कहती है, ये बड़ा है विचारणीय विस्तृत है। इस हम पूरे जो हमारा नफ़ा नुकसान जो हम गुणा भाग करते हैं, उसमें कभी भी हम एनवायरमेंटल या इकोलॉजी को कितना डैमेज हुआ है इसका हम कभी वो हिसाब किताब नहीं रखते, और रखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही इनटेंजेबल है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप एसेस नहीं कर सकते, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टिहरी बांध जो है, अगर टिहरी बांध में आपकी जो ऊपर की जो नदी से जो गाद आती है, वो गाद जब भरेगी, कभी ना कभी तो भरेगी, उस भरने के उपरांत अगर कोई ग्लेशियर फट गया, जैसा कि अभी एक दो दिन पहले हुआ है, या उस समय 2013 में जो हुआ था वो फट गया, तो फिर टिहरी डैम को कोई बचा नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ कि टिहरी डैम फटा, तो उससे लाखों करोड़ों जो क्यूबिक घन मीटर जो पानी है उसके पीछे, वो क्या तबाही लाएगा, इसकी कल्पना से भी आप सिहर उठेंगे। एक बार टिहरी डैम बना तो जैसे कि सरकार को, हमारे टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं, उनको एक खुली छूट मिल गई कि हिमालय में जहाँ चाहो वहाँ बांध बनाओ। हालत ये हो गई कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये पीपीपी के अंडर में डैम बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए कि अपनी लागत से डैम बनाइएगा, और वो डैम से जो बिजली बनेगी वो सरकार खरीदेगी, उसमें आपका डैम का खर्चा भी निकल जाएगा। ये जो 2 दिन पहले जो धौली गंगा में हुआ था प्राइवेट, ये कोई ऐसा ही प्राइवेट पार्टी का डैम था जिसकी बिजली वो सरकार को बेच रहा था। क्या बिजली बनाने में हम इतने वो हो गए हैं, अंधे हो गए हैं कि हमको नफ़ा नुकसान, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल डिजास्टर को बिल्कुल भूल गए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि इकोलॉजी को कोई भी डैम बनाने से इकोलॉजी का बहुत बड़ा नुकसान होता है और बड़ा इंटेंजेबल है, उसको एसेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको नकार देते हैं, हम उसको ध्यान भी नहीं देते उनकी तरफ। तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा तो अब नहीं रहे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को जो चिपको आंदोलन था, जो बेसिकली टिहरी डैम और डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ था, वो भी अब कोई उसकी बात नहीं करता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय क्या है। हिमालय को हम जो हैं, अगर हम उसका वो करेंगे, हिमालय का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम हिमालयन गलती करेंगे। हिमालय जैसी ऊंची गलती हम कर गए हैं, कर बैठे हैं, चाहे हम उसकी तरफ को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हिमालय के साथ में जो जो गलती हमने की है उसका खमियाजा हमारी आगे वाली पीढ़ी को पता नहीं किस हालत में भुगतना पड़ेगा। ये बात सुन के ही आप कांप जाएंगे। एक हिमालय की परिभाषा क्या है? एक हिमालय का पर्वत जो है, जो तिब्बत के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम से होते हुए पूर्व चला गया, करीब 250-300 किलोमीटर की एक पट्टी है जो तिब्बत के दक्षिण में है, और लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबी है। इस पट्टी को आप हिमालय कहते हैं। उस हिमालय का एक तरफ जो बैंड आते हैं, जो मोड़ आता है, एक तरफ तो पश्चिम में चले जाइए तो सिंधु घाटी में नंगा पर्वत है, या इधर चले जाइए तो अरुणाचल प्रदेश का आखिर में जो है, सबसे जो पूर्व का इलाका पड़ता है, वहाँ एक जगह है वो पड़ता है। तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जो कभी 250 किलोमीटर चौड़ी है, इसको कहते हैं। इसके बड़े फायदे हैं हिमालय के, जहाँ तक हमारे भारतवर्ष का सवाल है या भारत उपमहाद्वीप का सवाल है। उदाहरण के लिए आप जो हैं
अरब सागर से या हिंद महासागर से जितने भी वर्षा के लिए जो तूफान आता है, हवा चलती है जो वर्षा लिए अपने साथ में होती है, वो तिब्बत नहीं जा पाती, वो हिमालय से टकरा जाती है और हिमालय टकरा के वो पानी अपना वर्षा के जल में ही आ जाता है। उसके अलावा जितने भी आपकी साइबेरिया से ठंडी हवाएं, ठंडी और सूखी हवाएं आती हैं, जो आती हैं भारत की तरफ, उन सबको हिमालय रोक देता है। तो देखा जाए तो हिमालय हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, स्पेशली भारत उपमहाद्वीप के लिए एक कवच की तरह काम करता है। जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए कवच की तरह काम करता है, वैसे ही हिमालय काम करता है। हिमालय की पूजा ऐसे नहीं की जाती कि हिमालय के साथ में जितनी भी आपकी हमारी जितनी भी नदियां हैं, वो नदियां सब हिमालय से निकली हैं। हिमालय से क्या निकली? हिमालय से निकल के सारी नदियां जो हैं आपकी, कुछ चीन में जाती हैं, अधिकतर नदियां हिंदुस्तान में आती हैं। ये सारी नदियां मिला के लगभग 300 करोड़ जो जनता की, जो पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन 300 करोड़ लोगों को, या कि जो कि पूरी विश्व की जनता की जो आधी है आबादी की, उसको आप भरण पोषण करती हैं, उसको मीठा पानी उपलब्ध कराती हैं। तो इसलिए हिमालय का ध्यान रखना, उसकी इकोलॉजी ध्यान रखना हमारा उतना ही हिमालय अच्छा है, नॉट ओनली हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियों के लिए भी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, हिमालय के साथ हमने क्या किया? हिमालय के साथ में जो हमने अत्याचार किए, हिमालय के साथ में हमने जो बलात्कार किए मानव सभ्यता ने, उसको कोई उदाहरण नहीं मिलता। हिमालय है क्या? हिमालय जो है अभी एक जो ये लोग समझते हैं कि रॉक है, पत्थर है, सॉलिड, ऐसा नहीं है। हिमालय जो है, ये कहा जाता है कि हिमालयन इज द यंगेस्ट माउंटेन सीरीज। यंगेस्ट माउंटेन सीरीज का मतलब क्या है? करीब इसकी जो उम्र नापी गई है हिमालय की, वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल नापी गई है। ये भी ये यंगेस्ट है। उसके पीछे जो तिब्बत है, उसकी आयु तो कई करोड़ साल वो है। तो ये हमारा जो हिमालय है वो इवॉल्व हो रहा है, उठ रहा है, बन रहा है, और 2.5 करोड़ साल इसकी वो है। यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है। क्या ये इग्नियस रॉक्स हैं? नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं? नहीं। ये लूज कॉन्ग्लोमरेट टाइप की चीज़ है, लूज मिट्टी टाइप की चीज़ है। इसमें मिट्टी है, बड़े बोल्डर्स हैं, जैसे कि आपने नदी में बहते हुए देखा होगा, वैसी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये लूजली है। इसीलिए आप शायद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि हिमालय में कोई भी सड़क बनाना, कोई भी सुरंग बनाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो पत्थर है, वो सॉलिड रॉक नहीं है, वो एक लूज कॉन्ग्लोमरेट है। लूज कॉन्ग्लोमरेट के ऊपर में आपके ग्लेशियर्स हैं। उन ग्लेशियर के साथ में हमारा, और ये जो आपकी मिट्टी है, ये किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस जो हम करते हैं उस हिमालय में, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके लिए बहुत सेंसिटिव है। कैसे? जैसे कि एक लूज मिट्टी जरा सी वाइब्रेशन से धिसक जाती है, नीचे गिर जाती है, भुरभुरा गए। ऐसे ही ये हमारा हिमालय है। हिमालय जो है यंग होने के लायक में सॉलिड रॉक नहीं है, तो इसलिए कोई भी डिस्टर्बेंस के लिए काफ़ी सेंसिटिव रॉक फॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2, हिमालय जो है, अब जब बड़े ताज्जुब की बात है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देहरादून में एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है, हिमालयन जियोलॉजी। उनकी कई सारी रिकमेंडेशन ये कहती हैं कि भैया हिमालय के साथ में छेड़खानी मत करो। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, खासकर बहुत सारे आपको दंड दे सकता है, लेकिन हमने नहीं सुनी। और हमने सुनते सुनते उस हिमालय के साथ में हमने हिमालयन, मैं तो कहूँगा हिमालय के साथ ना बलात्कार किया है। वो हिमालय, उस हिमालय, अब उसकी अब हिमालय की बारी है। अब हिमालय जो हमको दंड देगा, वो दंड आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो दंड क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हिमालय के साथ में
हम हिमालय को डेवलप करने के चक्कर में, ध्यान दीजिए, हिमालय का एरिया डेवलप करने के चक्कर में हमने उसका सत्यानाश कर दिया। जैसे हर जगह 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 रोड बन रही हैं, बड़ी रोड्स बन रही हैं, पक्की रोड्स बन रही हैं, जगह जगह रोड्स बन रही हैं, आपकी चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। रोड्स बन रही हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब 4 लेन रोड से हम आ जाएंगे। रेलवे लाइन बन रही, नई नई रेलवे लाइन बन रही है, नई रेलवे लाइन बन रही है उन चारों उनको जोड़ने के लिए। ये रेलवे लाइन बन रही है हमारी रक्षा ज़रूरतों के लिए, रक्षा ज़रूरतों के लिए तो आप समझ सकते हैं। और लेकिन उसमें सड़क बन रही हैं, उसमें टनलिंग हो रही है, बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं टनल बनाने के चक्कर में, चट्टानें तोड़ी जा रही सड़क बनाने के चक्कर में, जो इसके जो स्लोप्स हैं, क्योंकि सड़कें तो स्लोप से बनेंगी, वो स्लोप को तोड़ा जाता है। स्लोप जो है आपकी किसी भी रॉक के सॉइल में स्लोप एनालिसिस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। कौन सा स्लोप अनस्टेबल है, कौन सा स्लोप स्टेबल है, कब स्टेबल रहेगा, कब अनस्टेबल रहेगा, ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। हम ये मान नहीं सकते कि कोई भी स्लोप जो ढलान जिस पे हम अपनी रेलवे लाइन या सड़क बनाते हैं वो कब अपनी जगह रहेगी या कब टूट के गिर जाएगी, ये कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में बड़ी अनिश्चितताएं हैं, कोई नहीं। इसलिए टनल का भी यही है। और टनल भी ऐसी फॉर्मेशन में जो फॉर्मेशन अभी रॉक नहीं बनी है, उसमें तो और भी खतरनाक है टनल बनाना। तो हुआ क्या, रक्षा जरूरतों को सब समझ सकते हैं कि आपने जब बना ली, टनल बना ली, अपने रूट्स बन गई, लेकिन हमने जो धार्मिक स्थल है उस धार्मिक स्थलों पे यात्री सुविधा देने के नाम पे सड़कें बनाई, सुरंग खोदी, नए नए ब्रिज बने, हर एक चीज़ में हमने ब्लास्ट हो रही है, ये हो रहा है, टनल में ब्लास्ट हो रहा है, ब्रिज में ब्लास्ट हो रहा है, ड्रिलिंग हो रही हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन उठ रहे हैं। क्या ये है कि वहाँ के जो लूज कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जिसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं आपके ऊपर में, वो लोड भी हमारा एस्टिमेशन का भी, मैं आपको बता रहा हूँ सिविल इंजीनियर होने के नाते, वो काफ़ी उसमें इफ्स बट्स हैं। और इफ्स बट्स में हम एक क्रॉस एस्टिमेट लगाते हैं उसका। उस एस्टिमेट में हम ये कहते हैं कि साहब उसका जो है हम 1/10 ही लोड डाल रहे हैं, एक 10 से, तो ये फेल नहीं होगा। ये हमारा अंदाज़ा है, ये कोई गणित नहीं है, 2+2 4 नहीं है, ये हमारा अंदाज़ा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये कहते हैं साहब ये पुल जो है इस 1000 में एक फ्रीक्वेंसी बना है, इसकी अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी पे या फेलियर की फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कल हो जाए, वो हो सकती है 1000 साल के बाद हो जाए। ये कंप्लीटली ये प्रोबेबल है, ये अंदाजे से काम हो रहा है। अब हुआ क्या, अब हमने इसमें चलिए बात मान ली मैं कि आपने डिफेंस के लिए बनाना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन तीर्थ स्थानों की ज़रूरत क्या है। तीर्थ स्थानों को हम शायद आपको ये पता होना चाहिए और होगा भी कि तीर्थ स्थान हमारे पूर्वजों ने जो तीर्थ स्थान बनाए वो इनएक्सेसिबल बनाए, जहाँ की आसानी से पहुँच नहीं सकते। अगर आप उनको सब तरह की सुविधा बना दोगे, वहाँ सड़कें बना दोगे, वहाँ जाओगे तो वो श्रद्धा भक्ति खत्म। वहाँ सड़कें बना दी, उसके बाद में होटल खड़े कर दिए। अरे साहब वो तो सारे ऐसे गंगोत्री यमुनोत्री में अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पर पूरा कमर्शलाइज हो जाएगा। हम अपने हिंदू लोग अपने तीर्थ स्थानों को कमर्शलाइज करने पे क्यों तुले हुए हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ, दक्षिण का एक मंदिर है तिरुपति। उस तिरुपति में पहले 2 रास्ते थे, एक तो पैदल का रास्ता था, बस सड़क छोटी थी, पगडंडी थी, और उसके साथ में एक था स्टेप बाय स्टेप जाना, ऊपर जाना। दोनों में वही लोग जाते थे जिनको श्रद्धा, मन में श्रद्धा भक्ति हो, और इतनी श्रद्धा भक्ति आराम से पहुंचने वाली थी। वो ऊपर जाते थे, श्रद्धा भक्ति उनके टस्ट हो जाती थी कि भाई आदमी है। अब हालत ये है कि साहब दो लेन रोड जाने की है, 2 लेन रोड आने की है, वहाँ बन गई। 3 नीचे से जाते हैं, तल से जाते हैं ऊपर, वहाँ होटल बन गए।
आज हालत ये है कि वहाँ जो है, जो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं वो हनीमून मनाने तिरुपति जाते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि यमुनोत्री गंगोत्री में ऐसा नहीं होगा? क्या हम सोचते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ में यही होगा और होने जा रहा है? हमने कमर्शलाइज के चक्कर में और यात्रियों को सुविधा देने के चक्कर में अपने तीर्थ स्थानों का बंटाधार कर दिया। वो श्रद्धा भक्ति गई यहाँ से, जो थोड़ी बहुत है वो और चली जाएगी जब जैसे ये सुविधा दी। इसलिए पहले ये कहा जाता था कि आप जो है कुछ कष्ट उठा के पहुंचिए ऊपर जाकर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनमें पहले मोटर गाड़ी भी नहीं जाती थी, और जाती भी थी, बसें जाती भी थी या कोई व्हीकल जाता था वो 20, 25, 30 किलोमीटर पहले छोड़ देता था आपको, उसके बाद में पगडंडी हुआ करती थी। तब भी गनीमत थी। तो जो लोग बाग इस शरीर से मजबूत थे, जो बलवान थे, जिनको वो जाते थे। अब आप साहब, आप जो अगर आपकी रोड्स बन गई, जैसा कि प्लान है सरकार का, उन रोड्स बनाने का चक्कर में आप जो है सीधे मंदिर के द्वार पर उतरिएगा, होटल में चेक इन कीजिएगा, उसके बाद जो है मंदिर में दर्शन कीजिएगा, बड़ा भयंकर भोंडा म्यूजिक बजाइएगा गाड़ी में, अपने होटल में म्यूजिक बजाइएगा, आप वहाँ ब्लू फिल्में देखिएगा, और वहाँ देख के आप वहाँ जाके ठंडी वाय में आप हनीमून मनाइएगा। हनीमून मनेगा केदारनाथ में, हनीमून मनेगा बद्रीनाथ में, हनीमून मनेगा गंगोत्री में, हनीमून मनेगा यमुनोत्री में। अब मैं बताऊँ, एक सत्य बात बताता हूँ मैं। तो गंगा जो है, एक जहाँ से इसका गोमुख है वो है पिंडारी ग्लेशियर से। उस पिंडारी ग्लेशियर में, पहले पिंडारी ग्लेशियर जो है वो जिस जगह से स्थित है, उस पिंडारी ग्लेशियर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी पानी गिरता है, उससे गंगा बनती है। वही तो है गंगा, जो गंगोत्री। पहले लोग बाग जाते नहीं थे, निर्मल स्वच्छ शांत वातावरण था, और शांत वातावरण होने के साथ में जैसे ही लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया, उसके पहले कहते कि उसे 20 किलोमीटर पहले उतार देते थे वहाँ तक, उसके बाद पगडंडी थी, तब भी गनीमत थी। उसके बाद लोग, अरे साहब आजकल सीधे अपनी गाड़ियों से जाते हैं, इसलिए गंगोत्री के मुख पर जाते हैं। हुआ क्या इसका? वो जो पिंडारी ग्लेशियर है, जो गोमुख है, वो पीछे 2 किलोमीटर पर ईयर के साथ पीछे खिसकता जा रहा है। अब होगा क्या इसका? आपका कभी कभी तो ये ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स कभी कभी तो आपके वही हाल होगा जैसे बाढ़ आई है, टूटे गिर गए, और कभी एक मौसम थी कि वो सूख ही जाएंगे। उस समय क्या होगा? हमारी नदियों में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। उस समय कौन पानी पिलाने हमको आएगा? ये हम सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेशली भारत उपमहाद्वीप। तो अगर ये हालत हुआ, हमारे हिमालय के साथ में बलात्कार हुआ, तो हिमालय हमको दंड देगा। वो दंड किसी भी रूप में हो, दंड हमारी नदी के सूखने के रूप में हो, हमारे ग्लेशियर के सूखने के रूप में हो, और हमारे अर्थक्वेक के रूप में हो। और मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ, और आखिर में एक बात यह है कि हमारे पूरे भारत से, आज से कोई ये नहीं हमारे बाबा दादाओं की उम्र कोई 70, 80 साल, 80, 90 साल पहले, पूरे भारत से, जो आज हम भारत है, उस भारत से जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो समझते थे कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, हमें समाधि लेनी है, वो जाया करते थे इन यमुनोत्री, गंगोत्री और इसके केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर। और वो जाया करते थे, कहते कि हम आ भी सकते हैं, हम वापस नहीं भी आ सकते, हम वहीं गल खप जाएंगे, हमें कोई मतलब। उस समय क्या था? उस समय पैदल रास्ता था। ये दूसरी बात, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं, जितने भी आपके ये आपकी जो हिमालयन टाइप के जो वीक स्ट्रक्चर वाले जो हिल्स हैं, ये किसी भी डिस्टर्बेंस, ब्लास्ट, कोई भी शोर शराबा, कोई ध्वनि, कोई वाइब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमने जो उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल ना करते हुए, हमने जो हम उसके हिमालयन के साथ में जो बर्ताव हम कब कर रहे हैं, और जो इंटर्न हमको नेचर जब हमसे बदला लेगी, प्रकृति बदला तो लेना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो।
बदला जब हमसे लेगी तो आप और मैं तो शायद नहीं दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारी आने वाली सारी पीढ़ियाँ उससे ग्रसित होंगी और बर्बाद हो जाएगी। चलते चलते एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। जब से ये 2014 में हमारी भाजपा की सरकार आई है, पता नहीं इनको ये जिद है कि हम हिमालय में विकास करेंगे, सड़कें बनाएंगे, रेल बनाएंगे। ऐसी क्या जिद है, क्या है? आपने किसी सॉलिड, आप किसी इकोलॉजिस्ट से या किसी एनवायरमेंटलिस्ट से आपने पूछा कि भाई हम बनाए ना बनाए? ऐसी क्या जिद है कि बनाने में हमको ये बनाएंगे? अरे छोड़ दीजिए, विकसित नहीं कि विकास वो है जो सही दिशा में हो। विकास वो नहीं है जो हमें गर्त की ओर, नाश की तरफ ले जाता है। शायद हम उस नाश की तरफ चल पड़े हैं और नाश होगा, प्रकृति हमसे बदला लेगी। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वस्तु स्थिति आपके सामने रख रहा हूँ। निर्णय लेना या जनमानस को तैयार करना ये आपका कार्य है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।